everyone, I welcome all of you to this very first session of our subject that is called Basics of Material Science. दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है वो यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ पेपर प्रीलिम्स पेपर के अंदर में इंक्लूड किया जाता है। और दोस्तों ये जो पेपर था वो ईयर 2017 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। अब दोस्तों अभी जो प्रोसीजर है वो उसके बारे में आपको पता होगा कि इसके अंदर प्रीलिम्स के पेपर में आउट ऑफ 500 मार्क्स, टोटल पेपर 500 मार्क्स का होता है जिसमें कि आपको 250 क्वेश्चंस करने होते हैं। उस 250 क्वेश्चंस के अंदर देखिए जो डिवीज़न होता है वो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट का होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, और टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों अब जनरल स्टडीज़ के जो 100 क्वेश्चन होते हैं ये पर क्वेश्चन 2 मार्कर का होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो टोटल पेपर है वो 200 मार्क्स का है। और दोस्तों ये जो पेपर है ये भी पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का होता है। और टोटल जो पेपर है वो 500 मार्क्स का है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर की बात करें तो इसमें ये 200 आउट ऑफ 500 मार्क्स, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40% का वेटेज है हम लोग का जनरल स्टडीज़ पेपर का आउट ऑफ टोटल प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल स्टडीज़ का प्रीलिम्स का पेपर है वो टोटल जनरल स्टडीज़ पेपर 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। वो आपको पता होगा, मैथमेटिक्स होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, उसमें इसके अलावा मटेरियल साइंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल के लेक्चर्स हो गए। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूपीएससी ने उसको डिफाइन किया गया है। रीज़न हम लोग जानते हैं कि ऐसा इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि बाद में आप लाइफ में टेक्नोक्रेट बनने वाले हैं। ऐसा नहीं, आप ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको लगभग सारी फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आप इंडियन रेलवेज में पोस्टेड होंगे या CPWD के अंदर पोस्टेड होंगे। इस तरीके से जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल, नेवल आर्मामेंट, जितनी भी डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आप पोस्टेड होंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे जाने के बाद आप बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ एक साथ डील कर रहे होंगे। वहाँ पे या तो मटेरियल साइंस का डिपार्टमेंट हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट हो सकता है, मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि यूपीएससी ने अलग अलग 10 सब्जेक्ट डिवाइड किए। अब उन 10 सब्जेक्ट के लिए यूपीएससी ने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू यूपीएससी देयर विल बी अ 5 to 15% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो 5 to 15% का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दोस्तों 5 to 15% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, कोई सब्जेक्ट या तो 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं या 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट का जो वेरिएशन रहेगा 100 क्वेश्चन के अंदर ही सब्जेक्ट्स वेरी करेंगे। अब दोस्तों उस बिहाफ पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस, इसका डिवीजन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि ईयर 2017 में टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं आपको चाहता हूं कि आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट का वेटेज को थोड़ा सा कंसीडर करें कि क्या पढ़ना होगा, क्यों पढ़ना होगा, हम लोग क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्या एडवांटेज हमको मिलेगा, फाइनल स्कोर में हम लोगों को किस तरीके से सब्जेक्ट हेल्प कर सकता है, क्या लेंथ एंड ब्रेड्थ है इस सब्जेक्ट की, किस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे, क्या प्रैक्टिस हम लोग को करना पड़ेगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो दोस्तों 5 to 15% का जो वेटेज है इस सब्जेक्ट का, उसमें 2017 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलरली 2018 में 13 क्वेश्चंस पूछे गए। और दोस्तों 2019 में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए इस सब्जेक्ट से। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया है कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग तीनों सब्जेक्ट्स का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी साल 14% पेपर का वेटेज हो जाएगा केवल मटेरियल साइंस। इसका मतलब है कि जनरल स्टडीज सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द व्यू ऑफ जनरल स्टडीज पेपर और द ओवरऑल पेपर ऑफ द प्रीलिम्स, दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं तो सब्जेक्ट का किस तरीके का लेवल आ रहा है एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों सब्जेक्ट में जैसे कि मैं आपको 17 के बारे में बता देता हूँ। 17 में दोस्तों टोटल जो 15 क्वेश्चन आए हुए थे, आउट ऑफ दो 15 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन वर इजी, 3 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे। मॉडरेट का मतलब ये होता है दोस्तों, इजी क्वेश्चन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हम लोग को डायरेक्टली केवल डेफिनेशंस पता है और हम लोग को थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक्स एकदम आइडिया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस। तो अगर हम लोग को बिल्कुल बेसिक सा भी आइडिया रहेगा तो ये क्वेश्चन इजी वाला सेक्शन हम लोग किसी भी साल अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो यानी कि 11 क्वेश्चन तो इजी हो गए। अब जो 3 क्वेश्चन थे दोस्तों वो इस तरीके मॉडरेट इसलिए उसको डिफाइन किया जाता है क्योंकि हम लोग को उसके बारे में बेसिक्स का आइडिया हो चुका। अब थोड़ा सा हल्का सा हम लोग को क्या करना है, उसका एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर भी ध्यान देना है। तो मॉडरेट क्वेश्चन टोटल 3 आ गए थे। अब उसके बाद एक और सेक्शन आता है जिसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो कि एक जो प्रिस्क्राइब पैरामीटर होता है सब्जेक्ट को कवर करने का, उसमें से कुछ रैंडम पेपर बना लिया जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आखिरकार जो पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का हो गया, टेक्निकल पेपर होगा, वो या तो रेलवे बोर्ड मेंबर बना रहे हैं या जितने भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर की आपको जॉब बाद में मिलेंगी, CPWD की मिलेगी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की मिलेगी, IUFS के अंदर आप जाओगे, BRO के अंदर आप जाओगे, तो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर डीलिंग होती है, तो वहाँ से पेपर बनाए जाते हैं। तो वहाँ से हो सकता है एक आध पेपर आपको स्लाइटली अंडरस्टैंडिंग का होगा। बट दोस्तों हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने नॉलेज से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीख लेंगे। ये क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, इजीली सीख लेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था। देन ईयर 2018 में 9 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही बेसिक लेवल के आए हुए थे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और अगेन 2 क्वेश्चन जो आए थे वो अगर हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट को यूज़ करेंगे तो इन दोनों क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करना, सॉल्व करना सीख लेंगे। तो जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स था वो कितने क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन आए थे। सिमिलरली 2019 में ओवरऑल 12 क्वेश्चन पूछे गए, 14 क्वेश्चन पूछे गए, और 14 में से 12 क्वेश्चन जो आए थे 19 में वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि डायरेक्टली एकदम डेफिनेशन से आप कर लोगे। जब आप लोग हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे तो हॉल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, बेसिक हॉल इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोगों को सल्फ़र के बारे में थोड़ा सा पूछा गया था, कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया था, कुछ आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में पूछ लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इन सारे डायग्राम्स के बारे में, अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में, कास्ट आयरन क्या होता है, स्टील क्या होता है, इन सारे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन द अपकमिंग टाइम हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन जो आए थे वो स्लाइटली हम लोग कह सकते हैं कि स्लाइटली डिफिकल्ट थे। वो बहुत डिफिकल्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों को सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोगों को आराम से सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे। बट जो टोटल क्वेश्चन आए थे वो कितने क्वेश्चन आए थे, 14 क्वेश्चन आए थे। तो ऑन एन एवरेज हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया यहाँ पर कि जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑन एन एवरेज 14 क्वेश्चन किसी भी साल में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है इस पेपर की। अब दोस्तों अगर 14 क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो 14 क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, कोई एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस भी होगा। तो देखिए हम लोग को किस तरीके से इस सब्जेक्ट को कवर करना है। इस सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेरिफेरी है, कुछ लेंथ एंड ब्रेड्थ है इस सब्जेक्ट का, जो कि हम लोग को कवर करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ उसका प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर होगा जो कि हम लोग को कवर करना होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो पार्ट हम लोग करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज एंड क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले एक बार हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा लेंथ एंड ब्रेड्थ रहेगा, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और करेंगे। अब सेकेंड जो टॉपिक हम लोग को इसके अंदर करना होगा दोस्तों वो करना होगा मैकेनिकल मटेरियल्स। थर्ड जो टॉपिक दोस्तों हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। जो फोर्थ टॉपिक हम लोग करेंगे वो हम लोग करने क्या जाएंगे, वो हम लोग करेंगे केमिकल मटेरियल्स। ठीक है, केमिकल मटेरियल्स का मतलब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इसको डिवाइड करेंगे, जैसे अब मैं थोड़ी देर के अंदर आपको इसके बारे में और डिस्क्राइब करूँगा। और जो फिफ्थ टॉपिक आता है उसको हम लोग बोलते हैं मिससेलेनियस मटेरियल। मिससेलेनियस मटेरियल का एक बेसिक सा एग्जांपल पहले मैं आपको बता देता हूँ। मिससेलेनियस मटेरियल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा एक बार आपका एक ब्रीफ आइडिया एक बार हो जाए, तो हम लोग सिरामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे,
हम लोग कोरोजन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोरोजन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, कोरोजन के बारे में वैसे इन डिटेल में हम लोग को कहाँ पे पढ़ना है, कोरोजन के बारे में हम लोग को इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा केमिकल मटेरियल्स में कि कोरोजन क्यों होता है, क्या होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग का सब्जेक्ट का डिवीज़न होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बता देता हूँ कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर है ये सबसे छोटा टॉपिक होगा हम लोगों का और क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज़ का, और इससे हर साल 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जा ही रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। अब मैकेनिकल मटेरियल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल मटेरियल से ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल, ऑलमोस्ट हर साल 5 से 6, 4, 5, 6 का वेरिएशन हो रहा है। तो हम लोग एवरेज मान सकते हैं कि इस पेपर से 6 क्वेश्चन तो हर साल ही पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक से, मैकेनिकल मटेरियल से। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मटेरियल से भी 3 से लेके 5 क्वेश्चंस के बीच में क्या हो रहा है, वेरिएशंस आ रहा है। तो ये भी हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। फिर आता है केमिकल मटेरियल्स एंड कोरोजन। तो देखिए दोस्तों, हाल ही के सालों में, पिछले 2-3 सालों में हर साल इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। जब 17 में कोई आया था तो केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जब 18 में जब जीएस का पेपर आया था तो उस टाइम पे क्या किया गया था, 2018 में इससे अगेन 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, और 2019 में अगेन इससे 3 क्वेश्चन आए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। अब आता है हम लोग का मिसलेनियस मटेरियल, सिरामिक कंपोजिट पॉलीमर। देखिए दोस्तों, जब हम लोग को सारी चीज़ों के बारे में एक आइडिया लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन मटेरियल्स के बारे में और आसानी से कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो 5th टॉपिक है हम लोग का मिसलेनियस मटेरियल, वो बाय द कोर्स ऑफ टाइम हम लोग हर जगह इनके बारे में पढ़ते रहेंगे। अब सिरामिक की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, सिरामिक से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, सिरामिक से कुछ और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होंगी। सिरामिक कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होते होंगे तो हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। पॉलीमर्स जैसे आपने सुना होगा, मेडिकल में भी आजकल मेडिकल ट्रांसप्लांट में भी यूज़ होने लगे हैं। पॉलीमर्स आपके घर के अंदर भी यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने कुकिंग यूटेंसिल्स के बारे में पढ़ा है, नॉन स्टिक वेयर्स के बारे में पढ़ा है। आप कोई भी चीज़ लो, देखो ये क्या है, ये भी एक पॉलीमर का ही पार्ट है दोस्तों। इस तरीके से जो प्लाईवुड है वो ये क्या, ये जो प्लाईवुड है ये कौन सा मटेरियल है, ये कंपोजिट मटेरियल है। तो कंपोजिट मटेरियल की कोई प्रॉपर्टीज़ होती होंगी, तो हम लोगों को कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में भी कवर करना होगा। उसके बाद देखिए नैनो मटेरियल्स। अब दोस्तों आपको समझ में आता होगा, आप आजकल टेलीविज़न पे ऐड देख रहे हैं, क्वांटम एलईडी टीवी आपने सुना होगा कि क्वांटम एलईडी टीवी होता है। एमोलेड टीवी के बारे में आपने सुना होगा। एलजी, सोनी ब्राविया टेलीविज़न के बारे में आपने सुना है कि पिक्सल रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। आपने अपने ऑटोमोबाइल के अंदर नए नए मटेरियल्स के बारे में सुना होगा। ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर जो क्या करता है, आपके एग्जॉस्ट के पोल्यूशन को क्या करता है, रिफाइन करता है। तो ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर आजकल नैनो मटेरियल्स को लगाए जाने की बात चल रही है। इसके अलावा आपने सुना होगा जो बाईसाइकिल्स, जैसे कि आपने कभी ध्यान सुना होगा बिटवीन बाईसाइकिल्स के बारे में, ये कभी नाम आया होगा, बिटवीन बाईसाइकिल्स इसको बोलते हैं। ये हो गया नॉर्मल जो स्टील की जो बाईसाइकिल्स हैं वो आपको 3000 से लेकर के या 2000 से लेकर के और ऑलमोस्ट 15-16,000 के अंदर मिल जाएंगी। बट आपने सुना हो कार्बन फाइबर के बारे में, तो कार्बन फाइबर कुछ होता होगा, वो अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस जानना है कि क्या क्या मटेरियल्स होते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब सुना होगा आपने। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, उनकी बाईसाइकिल्स बिटवीन में सुना होगा आपने। गाड़ियों में आपने सुना होगा कि ऑडी की गाड़ियाँ, BMW की गाड़ियाँ आजकल किस पे बना रही हैं अपनी गाड़ियों को, तो वो लोग किस में बना रही हैं अपनी गाड़ियों को, वो लोग जो अपनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, दे आर मेकिंग देयर व्हीकल्स ऑन कार्बन नैनो ट्यूब्स, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फाइबर। तो कार्बन फाइबर तो बहुत ही लेमन टर्म्स हो गए ना, वो तो काफ़ी बेसिक से भी आप पूछेंगे, बहुत ही सामान्य लोगों से अगर आप पूछेंगे जो लोग ये स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे, कार्बन फाइबर की बॉडी बना दी गई है। बट कार्बन फाइबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि बीइंग ए इंजीनियर अगर ये सब्जेक्ट अगर यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है तो हम लोग इसको वहाँ पे कवर करेंगे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं। फिर दोस्तों हम लोग क्वांटम डॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर दोस्तों हम लोग क्वांटम डॉट के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम डॉट के अलावा हम लोग क्या कवर करेंगे, नैनो मटेरियल्स के अंदर कि नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसा क्या होता है नैनो मटेरियल के अंदर कि इतना ज़्यादा ये पॉपुलर होते जा रहे हैं टाइम के साथ में, है ना। हम लोग फुल रेंज के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे जब आएगा तो।
इसी तरीके से हम लोग दोस्तों कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री का 1% जीडीपी जो है, 1% जो जीडीपी है टोटल हम लोग की जीडीपी का, वो कहाँ पे लॉस हो जा रहा है? कोरोजन में लॉस हो रहा है। अब देखिए, अगर बहुत सारी स्टील की पाइप्स हैं, अगर मान लीजिए कि एल्यूमिनियम की पाइप्स हैं, अगर आप मान लो कि अगर आपकी पाइप्स जो हैं वो अगर मान लीजिए किसी और भी मटेरियल की आपने बनाई हुई है, मटेरियल कास्ट आयरन की आपकी पाइप्स है, तो हर एक मटेरियल का कुछ तो कंपोजिशन होता होगा। अब हर एक मटेरियल का अगर कुछ कंपोजिशन होता होगा तो उसके अंदर अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो क्या वो रिएक्ट हो सकता है? बिल्कुल रिएक्ट हो सकता है, चांसेस हैं रिएक्ट होने का। तो अगर किसी भी मटेरियल का कंस्टिट्यूएंट दूसरे मटेरियल के कंस्टिट्यूएंट से रिएक्ट कर जाएगा तो आप बताओ केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर केमिकल रिएक्शन होगा आपके मटेरियल के अंदर तो आपके मटेरियल के फेल होने के चांसेस क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब अगर वो फेलियर जो हुआ वो कुछ केमिकल टाइप का जब होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो जो फेलियर हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हुआ है, और उस टाइप के फेलियर को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोजन। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कोरोजन हो गया इस मटेरियल का, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम लोग का बेसिक आउटलाइन हो गया। अब आइए देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या करना है मिससेलेनियस मटेरियल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मिससेलेनियस मटेरियल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो हम लोग को बाय द कोर्स ऑफ टाइम अलग अलग चीज़ों के अंदर कवर करते रहना है। जैसे कि हो सकता है आप कोरोजन पढ़ रहे हो, लेकिन कोरोजन हम लोग को क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग उसको कवर कर ले रहे हो, कुछ पार्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि मटेरियल है ना, और मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्ट के अंदर कवर करते हुए चलेंगे, और इन द एंड भी हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में एक ब्रीफ नोट्स बना लेंगे, ताकि अगर कुछ भी XYZ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर एग्जाम में आ गया यूपीएससी के, तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ जो होता है वो क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज़। देखिए क्या होती है। अब आपको पता है कि कोई भी मटेरियल होगा, अगर इसी की मैं बात करता हूँ, तो बहुत ही, अगर मैं मिनिएचर लेवल पे अगर चला जाऊँ, मिनिएचर लेवल का मतलब बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर जाऊँ, तो मैं बहुत ही छोटे लेवल पे जाने के बाद मुझको कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर दिखेगा ना, इसका कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। अब वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या कहीं वो जो बहुत ही मिनिएचर लेवल पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, क्या इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है? बहुत ही छोटे लेवल पे इसका भी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा मिनिएचर लेवल पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली इसका एक माइक्रो स्ट्रक्चर होगा। मैंने एक शर्ट पहन रखी है, ये शर्ट क्या हो गया, इस शर्ट का भी एक क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। ये फाइबर है, जब फाइबर आएगा मैं बताऊंगा। सपोज करिए मैं इस पेन की बात करता हूँ, और ये बॉडी जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये पेन है, ये स्टील का बना हुआ है, इसका नीचे वाला ब्लू पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको ब्लैक या ब्लू जो भी दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट प्लास्टिक का बना होगा। अगेन ये जो पार्ट बना है वो स्टील का बना हुआ है। जो इसकी नॉब है, जो इसकी नॉब हम लोग देख पा रहे हैं, वो नॉब किस मेटल का बना होगा, वो हाई ग्रेड एल्यूमिनियम का बना हुआ है, वो एल्यूमिनियम का है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 3 एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा था। एक और आप एग्जाम्पल देखिए, जो मैंने वॉच पहनी हुई है, वो मान लीजिए कि अगर वॉच का भी कुछ एक मटेरियल होगा, इसके अलावा जो आपकी वॉच है, जो आपने पहन रखी है, जो आपकी वॉल है, वॉल क्लॉक है, उसके पास भी कुछ लगा हुआ होगा। तो दोस्तों पहले कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी जो आपकी वॉल क्लॉक है, तो आप कभी भी अपने घड़ियों के अंदर, पापा की घड़ी आप उठाओगे, अपने मदर की घड़ी उठाओगे, अगर वॉल क्लॉक उठाओगे तो उसके ऊपर क्वार्ट्ज लिखा रहता है, QUARTZ। आपने देखा होगा इस चीज़ को। ये हम लोग इलेक्ट्रिकल का वैसे पार्ट आएगा, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल आएगा। ठीक है दोस्तों, कभी आप सेंसर पढ़ोगे, ये चीज़ें पढ़ोगे, तो सेंसर मटेरियल के बारे में आपको मिलेगा। तो अलग अलग जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मैं इस मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट करूँ तो क्या ये मटेरियल जल्दी फेल होगा, इस मटेरियल के कंपैरिजन में अगर ये स्टील है, या देर से फेल होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक वीक होता है, प्लास्टिक फेल कर जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम लोग प्लास्टिक के टर्म्स में नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग पॉलीमर बोलेंगे, और ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीमर होगा, और वो जो स्पेशल टाइप का पॉलीमर होगा वो इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए हर एक पॉलीमर वीक नहीं होंगे दोस्तों, पॉलीमर के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसी आएंगे जो बहुत ही स्ट्रांग होंगे। तो आज के बाद से हम लोग इसको प्लास्टिक नहीं बोलेंगे,
आज के बाद से हम लोग इसको बोलेंगे क्या कि सर दिस इज अ डेफिनेट ग्रेड ऑफ, दिस इज अ पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ what, this is a particular grade of polymer that I will tell you, that I will teach you in the upcoming lecture when we will study about the polymers. Then we will able to understand that which type of polymer is this. Till then you have to hold on and you have only to say that this is okay sir, this is a polymer. What is this? So you will say sir this is wood, this is what, WOOD, wood. Now I will ask you that when I will impact or when I will throw something on this body, जब मैं क्या करूँगा, जब इस बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करूँगा, जब मैं इस बॉडी के ऊपर लोड लगाऊंगा, जब मैं इस बॉडी के ऊपर क्या करूँगा, प्रहार जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, हम लोग टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो सारा हम लोग का मिससेलेनियस का पार्ट रहेगा, टेस्टिंग वाला पार्ट भी। मैकेनिकल टेस्टिंग हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग हम लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग करेंगे। तो सपोज फिर इसको अगर मैं इम्पैक्ट करूँ तो आप बोलोगे सर क्या, सर ये जो मटेरियल है वुड, वो इसके कंपैरिजन में सर इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा ले रहा है, सर इसकी टफनेस थोड़ी सी बेटर है, बट सर मैं जब शेयर करने जाता हूँ तो सर ये थोड़ा जल्दी से शेयर हो जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कटिंग हो जा रहा है, सर इसका थोड़ा सा देर से कटिंग हो रहा है। तो शेयर स्ट्रेंथ आपने क्या बोल दिया कि सर शेयर में अलग अलग बिहेव हो रहा है और सर इम्पैक्ट में अलग अलग बिहेव हो रहा है कि नहीं? आप बोलते हो क्या कि इस मटेरियल की ताकत ज़्यादा है और इस मटेरियल की ताकत कम है। तो ताकत को किस बेसिस पे आपने डिफाइन किया? क्या आपने उसको इम्पैक्ट के बेसिस पे डिफाइन किया? क्या आप इन दोनों मटेरियल को खींच रहे थे? क्या आप इन दोनों मटेरियल को शेयर कर रहे थे? आप कौन सा प्रोसेस लगा रहे थे? तो जो प्रोसेस आप लगाएंगे उस बेसिस पे हम लोग अब आगे से क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको शेयर कर रहा था और इसको शेयर का मतलब होता है कटिंग, आप केवल बेसिक कटिंग समझिए उसको। तो आप मेरे से बताएंगे कि सर ये जो मटेरियल है वो थोड़ा जल्दी इसकी कटिंग हो गई थी और सर इस मटेरियल की कटिंग थोड़ी देर से हो रही थी। तो आप क्या बोलेंगे आपसे कि सर इसका शेयर स्ट्रेंथ जो है वो बेटर है और इसका शेयर स्ट्रेंथ जो है सर वो क्या है, वो इसका शेयर स्ट्रेंथ क्या है, अच्छा है, पुअर है, अगर मान लीजिए जल्दी कटिंग हो रहा है। फिर अगर मैं इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा हूँ अगर तेजी से, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक एनर्जी को अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। अगर मान लीजिए अगर हैमर होता और अगर हैमर से मैं इसको अगर ऐसे इस तरीके से मान लीजिए अगर मैं इसके ऊपर क्या करता, अटैक करता, तो मैं क्या करता दोस्तों, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इसको किस में कन्वर्ट करता, काइनेटिक एनर्जी में। मैं एनर्जी लगाता, हो सकता है कि बॉडी बेंड करने की कोशिश करती, हो सकता है कि ये भी बॉडी बेंड करने की कोशिश करती। अब अगर ये दोनों बॉडीज दोस्तों बेंड करने की कोशिश करती, जो ज़्यादा बेंड हो जाती उसका आप क्या बोलते हैं, उसका टफनेस यानी कि एनर्जी। जब ये क्राइटेरिया आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो ये ज़्यादा एनर्जी ले पा रहा है या कम एनर्जी ले रहा है, ये ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, इस मटेरियल का टफनेस ज़्यादा हो गया, इस मटेरियल का टफनेस कम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इस मटेरियल के ऊपर आ जाते हैं। तो आपने स्टील, बहुत सारे स्टील देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टील आपने देखे होंगे। का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कई बार, अगर आप, क्योंकि हम सारे लोग इंजीनियर्स हैं, आप भी इंजीनियर्स हैं, तो आप लोगों ने कई बार बाय द कोर्स ऑफ टाइम अपनी लाइफ में सुना होगा कि कोई मटेरियल जो है वो माइल्ड स्टील है, कोई मटेरियल स्टेनलेस स्टील है, कोई मटेरियल हाई स्पीड स्टील है, कोई मटेरियल क्या हो गया, हेडफील्ड स्टील है, लो कार्बन स्टील है, किल्ड स्टील है, सेमी किल्ड स्टील है। तो ये सब कौन से स्टील हैं? क्यों ऐसा वेरिएशन हो रहा है? क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ इसके माइक्रो स्ट्रक्चर की बात हो रही होगी, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ इसके, अगर हम लोग एकदम मिनिएचर लेवल पे गए तो इसके मिनिएचर लेवल पे हम लोगों ने क्या देखा कि इस स्टील के मिनिएचर लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, स्टेनलेस हो गया है। ये समझिए क्या हो गया है, स्टेनलेस हो गया है। तो इसको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील। जैसे अगर कभी आप शेविंग करने जाओगे तो शेविंग करने में जो आपका ब्लेड होता है, जो सेफ्टी रेजर का ब्लेड होता है, वो किस टाइप का ब्लेड है, वो आप बोलोगे सर वो स्टेनलेस स्टील है। तो ऐसा क्या है कि वो स्टेनलेस है? स्टेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि हम लोग का आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग रोधक सीमेंट, जंग रोधक सरिया। जंग रोधक क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो ऑक्साइड क्यों फॉर्म होता है और इसमें ऐसा क्या मिला होता है कि ऑक्साइड नहीं फॉर्म हो पाता है? कुछ तो होता होगा। तो वो कहाँ से कंट्रोल होता होगा, वो कहीं ना कहीं माइक्रो स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होता होगा, कंट्रोल होता होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए क्या होगा,
हम लोग कई बार सुनेंगे सुपर अलॉयस के बारे में कि सुपर अलॉयस क्या होता है। तो दोस्तों जब हम लोग सुपर अलॉयस के बारे में सुनेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा कि अभी बहुत ही रिसेंट में जाकर के हमारी कंट्री में DRDO के अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने अपना गैस टरबाइन बनाया है। अभी HAL ने अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने बनाया है। तो सुपर अलॉय का मतलब वो होगा कुछ तो सुपर नाम का चीज उसके अंदर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग सुपर यूज कर रहे हैं वर्ड, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सुपर अलॉय। दो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, क्या यूज कर रहे हैं, एक तो आप अलॉय यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कंपाउंड नहीं यूज कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, अलॉय वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है जो हम लोग को समझ में आएगा, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत सारे अलॉयज हैं दुनिया में, तो ये सुपर वर्ड क्यों हो गया। तो क्या कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि उसके माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो क्या कर रही होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही होंगी, है कि नहीं। अब आप बताइए कि अगर आप एरोप्लेन में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें जो टरबाइंस लगे होते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों अगर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो ऐसा मटेरियल बनाना है जो कि क्या करे, जो कि हाई टेम्परेचर पे फेल ना हो। तो हाई टेम्परेचर पे फेल अगर कोई मटेरियल हो रहा है तो दो चीज़ें हैं, एक तो अगर वो हाई टेम्परेचर पे फेल हो रहा है तो किस तरीके से फेल हो रहा है। फिर से वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, क्या शीयर से फेल हो रहा है, इम्पैक्ट से फेल हो रहा है, डक्टिलिटी में फेल हो रहा है, यानी कि उसको खींच रहे हैं हम लोग तब फेल कर रहा है, या वो मटेरियल मेल्ट कर जा रहा है। ठीक है कि नहीं, या तो मटेरियल मेल्ट कर सकता है। तो कौन सा मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है उस मटेरियल के फेलियर में, हम लोग एक फेलियर का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, आप बोलोगे कि सर इसका एक फेलियर का मैकेनिज्म होगा। ठीक है दोस्तों, इसके फेलियर के मैकेनिज्म को जो अब आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, आप ज़्यादा परेशान ना हो। वो एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप। दोस्तों नॉर्मल टर्म्स में, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ये टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टर्म उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। जैसे कि आपका स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट में स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर लेके जाते हैं। जब हम लोग उसको लेके जाते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, उसको टरबाइन के ऊपर अटैक कराते हैं, तो टरबाइन का फेलियर होने का खतरा क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। आपका टरबाइन मेल्ट कर सकता है, आपका टरबाइन मेल्ट कर जाएगा, आपका स्टीम पावर प्लांट मेल्ट कर जाएगा। आपका स्टीम पावर प्लांट अगर मेल्ट कर गया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या हम लोग स्टीम पावर प्लांट के कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर कोई चेंज ला करके और क्या उसको ऐसा बना लें कि हमारा स्टीम पावर प्लांट जो हो वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही नहीं, हमारा मटेरियल 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी टेम्परेचर बियर कर ले। अगर ऐसा कर लेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर आपका स्टीम जाएगा तो ज़्यादा हम लोग पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारे ज़्यादा बिजली हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो क्या होगा, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादा तरीके से ग्रो करेंगी। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि बीइंग अ टेक्नोक्रेट ये कहीं ना कहीं हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी वजह से यूपीएससी में क्या किया गया है, इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग सारी फील्ड के डायमेंशन को कंट्रोल करें, समझ पाएँ। जैसे कि आपका एक जो सब्जेक्ट, आप जो डिपार्टमेंट है एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, वो है एरोनॉटिकल क्वालिटी कंट्रोल। एक आपको डैक्स का डिपार्टमेंट मिलेगा। उन सारे डिपार्टमेंट आपको किन चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा, इन चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा, सुपर अलॉयस के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलिए वो बात हटाइए, चलिए अब ये तो हो गया हम लोग का स्ट्रेंथ वगैरह की बात हो गई। कुछ और मटेरियल्स के बारे में चलिए सोच लेते हैं। आप घर के अंदर जाते हैं, घर में अंदर जाने के बाद आप क्या करते हैं, आप माइक्रोवेव के अंदर कभी भी आप पिज़्ज़ा रखते हैं, या आप टोस्टर मशीन के अंदर क्या करते हैं, आप ब्रेड को आप अप्लाई करते हैं, रखते हैं वहाँ पे, और आप टाइमर लगा के छोड़ देते हैं। या आपने कभी मम्मी को देखा होगा जब वो कपड़े क्लॉथ आपके वॉश कर रही होंगी तो वो एक टाइमर सेट कर देती हैं। या आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कभी भी फ़ोन में रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, एक टाइमर सेट कर देते हैं, और उसके बाद आपको कोई सोचने की बात नहीं होती है कि कैसे वर्किंग हो रहा हो। एक बात बताइए, जैसे जैसे टाइम मूव करता जाएगा, तो दोस्तों एक बात बताइए कि जैसे जैसे टाइम मूव करता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा,
वैसे वैसे वो टाइमर क्या करता जाएगा, दोबारा अपनी ज़ीरो पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेगा। दोस्तों जब अपनी ज़ीरो पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेगा और वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, तो कोई ना कोई तो मैकेनिज्म लगा होगा। तो स्विच ऑफ कैसे होगा? वो पहले वाले केस में वॉशिंग मशीन के एग्जांपल में वो अपने प्लेस पर आएगा और वहाँ पे एक क्या लगा होगा, एक मटेरियल लगा होगा जो कि क्या कर देगा, कनेक्शन को फटाक से ब्रेक कर देगा, तुरंत के तुरंत ब्रेक कर देगा। वो कौन सा मटेरियल होगा दोस्तों? तो दोस्तों उस टाइप के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। आएगा, जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। हम लोग उसको बोलेंगे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलेंगे दोस्तों उसको हम लोग, ठीक है, कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के क्या होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अच्छा दोस्तों माइक्रोवेव के बारे में आइए चलिए बात करते हैं। माइक्रोवेव ने आपने पिज़्ज़ा के लिए सारा आपने बेस तैयार कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, माइक्रोवेव के अंदर रख दिया। अब जब आपने उसको माइक्रोवेव के अंदर रखा तो क्या होगा, वो हीटअप होगा। अच्छा देखिए, एक होता है गैस, गैस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं उस मटेरियल के अंदर। और माइक्रोवेव के अंदर क्या हो रहा है, इंडक्शन हीटिंग हो रहा है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर हीट वेव जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपकी बॉडी का पिज़्ज़ा का टेम्परेचर अगर एक लिमिटेड टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो क्या आपका पिज़्ज़ा के बर्न होने का खतरा बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, टेम्परेचर वाली चीज़ को, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग क्या करें, शट ऑफ कर दें तो तुरंत क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, आपका पिज़्ज़ा सेफ रहेगा। तो कुछ तो लगा होगा मटेरियल। तो डिवाइसेस का जो काम है वो तो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, लेकिन डिवाइसेस की वर्किंग का जो पार्ट है वो मटेरियल साइंस का पार्ट है। वो कौन सा मटेरियल होगा, वो होगा आपका थर्मिस्टर। जेंटलमैन और लेडीज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग थर्मिस्टर बोलेंगे। थर्मिस्टर का काम क्या करता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन लाता है अपनी बॉडी के अंदर। वो मटेरियल क्या करेगा, जैसे ही देखेगा आपका पिज़्ज़ा का बेस का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वो क्या करेगा, तुरंत शट ऑफ कर देगा पूरी इलेक्ट्रिसिटी लाइन को। और इलेक्ट्रिसिटी लाइन को अगर उसने शट ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कम, टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो गया, आपका जो पिज़्ज़ा रहेगा, वो बेस रहेगा, वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। आप इस कंडीशन में क्या रहेंगे, आपका मटेरियल सेफ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, चलिए इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, किसके बारे में, थर्मिस्टर्स के बारे में। अब आइए दोस्तों, एक कुछ मटेरियल आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप समझिएगा, लेज़र लाइट होती है, तो लेज़र लाइट में आपने सुना होगा रूबी क्रिस्टल होता होगा। तो ऐसा क्या हो जाता है कि क्रिस्टल की वजह से लाइट निकलने लगती है और रेड कलर की एकदम फोकस्ड बीम एकदम आपके पास निकलती है। वो बिल्कुल 200-500 रुपए के इंस्ट्रूमेंट में इतनी फोकस्ड बीम निकलती है। तो क्या उस रूबी लेज़र की कोई प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल होगी। रूबी लेज़र एक मटेरियल होगा, वो क्या होगा, सिरामिक होगा। जब आएगा तो हम लोग देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ देखिए, हीलियम नियॉन लेज़र आपने सुना होगा। तो हीलियम एक गैस है, वो कैसी गैस है, नॉन रिएक्टिव टाइप की गैस है, नोबल गैस है हीलियम गैस, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है। थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग केमिकल मटेरियल्स में पढ़ेंगे, ताकि हम लोग एक बेसिक सा आइडिया रहे, बचपन की चीज़ें जो हम लोग भूल गए हैं। लेकिन ये जो गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। तो आज तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जिनॉन, ये क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। बट एक बात बताइए, अगर ये नॉन रिएक्टिव होती तो क्या कभी भी हम लोग लेज़र लाइट प्रोड्यूस कर पाते? नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या हो जाता है कि एक छोटी सी बैटरी या छोटा सा पावर सेटअप लगाने से इसके अंदर कि हीलियम नियॉन के पार्टिकल्स चार्ज अप हो जाते हैं, वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं, टकराने के बाद बीम बन जाती है और वो लाइट की तरीके से आप उसको फोकस कर देते हैं। तो कुछ तो होता होगा ना। तो वो जो आयोनाइजेशन होता होगा वो कहाँ पे चला जाता होगा, कहीं ना कहीं केमिकल मटेरियल्स की प्रॉपर्टी में आ जाता होगा। आयोनाइजेशन हो जा रहा है उस मटेरियल का, उसकी कुछ इलेक्ट्रो एफिनिटी होती होगी, कुछ उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती होगी। इलेक्ट्रो एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, केमिकल मटेरियल्स के अंदर में कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बहुत टाइम तक आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के अंदर जो सिंपल ट्यूब लाइट है
ठीक है ना, जिसको मरकरी, जो कि सिंपल मरकरी लैंप है, हम लोग का ल्यूमिनेसेंट लाइट जो होती है, रॉड जो होती हैं, ट्यूब लाइट्स जिनको बोलते हैं, ट्यूब के शेप में होती हैं। तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि आप जब रात को सोने जाते हैं और आप उसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर भी बहुत देर तक उसके अंदर कुछ ब्लिंकिंग होती रहती है। ठीक है दोस्तों, ब्लिंकिंग होती रहती है। ऐसा क्या होता होगा? ऐसा क्या होता होगा कि कुछ मटेरियल जो हैं जिनको आपने एक बार यूज़ कर लिया है और वो कई दिनों तक चमकते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नैनो गोल्ड एक ऐसा मटेरियल आएगा जिसको कि हम लोग क्या कर दें, एक बार चार्ज करके छोड़ दें तो कई दिनों तक वो शाइन करता रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिल्यूमिनेसेंट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, केमिकल, केमी का मतलब केमिकल, ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या होता है? चमकना। केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से कोई मटेरियल को चमकने को क्या बोलेंगे? केमिल्यूमिनेसेंस। केमिकल, ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होगा? चमकना। तो केमिकल ल्यूमिनेसेंस मतलब केमिकल के रीजन, केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से किसी मटेरियल के चमक रहा है, अगर वो शाइन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि केमिल्यूमिनेसेंट मटेरियल है। तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि किसी भी मटेरियल के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं एनर्जी के। इस लेवल से इस लेवल में आ रहा है तो लाइट दे रहा है, इस लेवल से इस लेवल में आ रहा है तो लाइट दे रहा है। तो जब वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे उसके अगर एलिमेंट्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जैसे ही वो अलग लेवल से आता है तो क्या करता है? वो शाइन करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। कुछ मटेरियल हीट प्रोड्यूस करेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो कंडक्टिविटी और फोटो इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों जहाँ पर भी आपको ये प्रॉपर्टीज अगर मिलने लगी, नाम आप सुनने लगे, क्या? फोटो कंडक्टिविटी। आपने अगर फोटो कंडक्टिविटी के बारे में मान लीजिए सुनना चालू किया तो दोस्तों फोटो कंडक्टिविटी का मतलब देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि जो फोटो वर्ड है, ठीक है दोस्तों, फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है? फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट। फोटो वर्ड का मतलब क्या हो गया? लाइट। ठीक है, पहले मैं इस चीज को रब कर देता हूं। फोटो का मतलब होता है दोस्तों लाइट, और कोई मटेरियल अगर लाइट से कंडक्ट हो जा रहा है, कहने का मतलब है कि अगर उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर लाइट को यूज कर रहे हैं और लाइट को यूज करने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज अप हो जा रहे हैं। पार्टिकल्स इफ बीइंग चार्ज। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे फोटो कंडक्टिविटी के बारे में। हम लोगों ने देखा फोटो कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके अंदर की अगर हम लोग उस मटेरियल के ऊपर लाइट का एप्लीकेशन अगर प्रोवाइड करें तो क्या हो जाएगा? वो मटेरियल कंडक्ट करने लगेगा, यानी कि क्या करने लगा? वो लाइट को दिखाना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फोटो कंडक्टिविटी के बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैकेनिकल मटेरियल से इलेक्ट्रिकल मटेरियल के अंदर, जैसे कि जब आएगा तो हम लोग देखेंगे उसको। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल तो बचपन से आप सुन रहे हैं, पर इसका मतलब क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का? तो दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि अगर ये मटेरियल है, आप समझना, अगर आप इसके ऊपर लोड अगर लगाओगे तो लोड लगाने की वजह से क्या हो जाता है? ये मटेरियल, किसी मटेरियल का अगर आप लोड लगाएंगे, अगर ज़्यादा लोड लगाएंगे तो क्या होगा? डिफॉर्म होगा। अगर कोई मटेरियल डिफॉर्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसका शेप चेंज होगा, लेकिन और कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो मटेरियल है जिसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल बोलते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बेरियम टाइटेनेट होता है, क्वार्ट्ज होता है, लेड जिरकोनेट होता है। इन मटेरियल के अंदर क्या होता है? इन मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इन मटेरियल्स के ऊपर लोड लगाएंगे, अगर सपोज करिए आपने ये लोड का एप्लीकेशन लगाया, तो लोड लगाने की वजह से क्या करते हैं? ये मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है इनमें। तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इनटू अ मटेरियल, देन दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज क्या? देन दैट मटेरियल इज कॉल्ड अ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इन मटेरियल्स को अगर मैं कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अगर लगा दूं, ठीक है, और मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सपोज करो आप लोड का है, ठीक है, वो कहीं पे मान लीजिए वो हैमरिंग कर रहा है, कहीं पे वो हैमरिंग कर रहा है। अब अगर मान लो आपकी, अगर ये मेरा हाथ जो है वो बेस है, यहाँ से मैंने इसको लोड लगाया तो ये डिफॉर्म होगा, और ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे अगर टच करेगा, वैसे क्या करेगा? पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। तो क्या मैं एक सिस्टम बना सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का? क्या ये यूज़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिमिलरली मान लीजिए कहीं पे पैकेज डिलीवरी का काम हो रहा है और पैकेज जा रहा है, और जैसे ही पैकेज आएगा
और देखिए ये डिफॉर्मेशन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए होगा, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे डिफॉर्मेशन कुछ 0.00 समथिंग लाइक mm में होता है, 0.00 mm। केवल इतने से डिफॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने लगेगा। अब अगर ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना करने लगेगा तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आएगा, देखिए दोस्तों कुछ बात आएंगी कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आजकल की तो पूरी दुनिया ही क्या हो गई है, सेमीकंडक्टर से ऊपर चली गई है। फॉर एग्जांपल आप ले लो, आप जो पहले आप जो टीवी देखते थे, ठीक है ना, या आपके घर के जो बल्ब होते थे, वो पहले कौन से बल्ब होते थे? वो पहले फ्लोरेसेंट बल्ब होते थे, यानी कि क्या होते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी लगाने के बाद उसके अंदर का जो टंगस्टन का फिलामेंट होता था, ये सपोज करो अगर आप यहाँ पे 2 लीड्स होते थे ये, और कुछ इस शेप का आपका बल्ब होता था, जिसके अंदर की यहाँ पे इस तरीके से एक ये शेप का ग्लास ट्यूब होता था, और यहाँ पे ऐसा आपका ग्लास बल्ब होता था। और दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल गैस, ये एयर या सपोज करिए कोई भी एक्स्ट्रा हीलियम वगैरह गैस भरी होती थी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करती थी, वैसे क्या होता था, ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन इसलिए, देखिए दोस्तों फिर से बात आ गई मटेरियल की, कौन सा मटेरियल है? टंगस्टन है। अब टंगस्टन का जो मटेरियल है वो क्या करता है, जब हम लोग पढ़ेंगे बाद में समझ में आएगा, ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पे यूज़ होता है। तो अगर ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पे यूज़ होता था तो क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता था। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता था तो अंदर की गैस को क्या कर देता था, अंदर की गैस को ये आयोनाइज कर देता था, ठीक है, आयोनाइजेशन बढ़ा देता था। अंदर की गैस अगर आयोनाइज हो जाती थी तो उसकी वजह से क्या होता था, वो चार्ज्ड हो जाती थी। गैस के ऊपर अगर आप हीट प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सारी गैसेस क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। अगर आपकी गैसेस जो है आयोनाइजेशन की वजह से, अगर आपकी गैसेस अगर वो चार्ज्ड हो गई दोस्तों, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये लाइट प्रोड्यूस करना चालू कर देंगी चारों ओर से, और जिसकी वजह से क्या होता था, आपको पूरे रूम में लाइट्स आने लगती थी, लाइट दिखाई देने लगती थी। तो ये क्या हो जाता, चार्ज होने की वजह से क्या होता था, लाइट प्रोड्यूस करने लगती थी, ठीक है। अगर वो लाइट प्रोड्यूस कर रही थी तो पूरे रूम के अंदर आपको लाइटनिंग हो जाती थी। अच्छा दोस्तों एक और बात है, ये जो बल्ब होता था, देखिए वो एक्चुअली होता क्या था, केवल 100 वॉट, सपोज करो ये बल्ब है, तो 100 वॉट में प्रॉब्लम क्या आता था, आप देखेंगे कैसे, ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, आपको थोड़ी ही देर के अंदर समझ में आ जाएगा। ये जो बल्ब होते थे, इसकी जो गैसेस होती थी, एक्चुअली में आउट ऑफ 100 वॉट 95% जो हीट होती थी, यानी कि 95 वॉट जो हीट होती थी, वो हीट एनर्जी में रिलीज हो जाती थी, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आपका रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर आपका रूम का टेम्परेचर अगर गर्म हो जाएगा तो आपको क्या होगा, एसी अगर है, एयर कंडीशनर है, या कूलर्स अगर हैं, तो उनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, लोड इंक्रीज कर जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब सेमीकंडक्टर का जो फेज चल रहा था, उसमें कुछ नई चीज़ों को चेंज करने की बात की गई कि कुछ करना चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया, सेमीकंडक्टर मटेरियल निकाला। सेमीकंडक्टर मटेरियल जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे पी और एन टाइप का होता है, एनपी टाइप का होता है, ठीक है। एन टाइप का जो होता है होल्स होता है, एन टाइप का जो होता है इलेक्ट्रॉन्स आता है, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। अब ये मटेरियल जो थे वो कुछ इस तरीके से थे कि ये क्या करते थे, एक टाइम तक अपनी एनर्जी को स्टोर करते थे, और एक टाइम तक स्टोर करने के बाद क्या करते थे, वो ब्रेक कर देते थे बैरियर और लाइट देना चालू कर देते थे। इसकी वजह से होता क्या था कि अगर इन मटेरियल्स के अंदर अगर हम लोग 100 वॉट की एनर्जी को अगर प्रोड्यूस करें, अगर इन मटेरियल के अंदर अगर हम लोग 100 वॉट की एनर्जी को अगर प्रोवाइड करें, तो उस केस में ये 95 वॉट क्या करते थे, ऑलमोस्ट 95 नहीं, हम लोग 90 वॉट लेते हैं, ये 90 वॉट लाइट में जाता था, और केवल 10 वॉट कहाँ जाता था, हीट में जाता था। अभी देखिए अब क्या हुआ, विद टाइम क्या हुआ कि अब जो टाइम आया वो डायोड्स के ऊपर चला गया, ठीक है। जब डायोड्स वाले बल्ब आने लगे, कहने का मतलब है कि ये तो बिल्कुल है अभी सेमीकंडक्टर यानी कि डायोड्स वाला हो गया, तो ये हम लोग के कौन से बल्ब हो गए, डायोड वाले बल्ब हो गए। इसके पहले एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीडी बल्ब्स बोलते हैं। तो जब एलसीडी बल्ब्स आए तो एलसीडी बल्ब्स के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि ये ई वेस्ट इन एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस कर रहे थे। क्या हो रहे थे, ये ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, और इसी गैसेज जो थी वो भी थोड़ा सा क्या कर रही थी, एनवायरनमेंट को हिंडर कर रही थी। तो एनवायरनमेंट को अगर ये हिंडर कर रही थी हमारी गैसेज, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि हम लोगों ने एलसीडी गैसेज को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से बल्ब्स के अंदर भी अलग अलग मटेरियल्स की वजह से क्या हुआ। पहले में आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था इस वाले बल्ब में, जिसको फ्लोरेसेंट बल्ब बोलते हैं, ये मेटेलिक मटेरियल के ऊपर था। ये जो मटेरियल आया वो एलसीडी के ऊपर आया, यानी कि लिक्विड टाइप क्रिस्टल ऐसे थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के अंदर वो वेरिएशन करने लगे। और तीसरे टाइप का जो मटेरियल आया वो कौन सा आया, डायोड टाइप का आया। आज के टाइम पे डायोड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। सिमिलरली आप टेलीविज़न के अंदर देख लो, टेलीविज़न जो पहले होता था वो कैसे काम करता था, वो आपके अंदर जो टेलीविज़न जो होता था वो अगर इस तरीके का टेलीविज़न आपने कभी देखा होगा, पहले के जो टेलीविज़न होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे। यहाँ पे क्या करता था, ये जो पीछे जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्दा या स्क्रीन बोलते हैं, ये जिंक सेलेनाइड का होता था, जिंक सेलेनाइड होता था या आयरन सल्फाइड भी होता था, कोटिंग होती थी। अब यहाँ से क्या होता था, ये पूरा मैग्नेटिक लेंसेस लगे होते थे, यहाँ पे जंक्शन होता था, यहाँ से जाता था इलेक्ट्रिसिटी लाइट, इस पूरे के ऊपर क्या करता था, स्प्रेड करता था, तो टीवी होता था। ये करने में क्या होता था कि पावर ही बहुत कंज्यूम होता था और हम लोग का क्या होता था, पिक्चर का रेजोल्यूशन वो भी बेकार हो जाता था। इसकी वजह से जो टीवी आए बाद में कैसे आ गए, एलसीडी टीवीज आए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे टीवी आए, उनका रेजोल्यूशन इनसे फार बेटर हुआ, इनका रेजोल्यूशन उससे भी बेटर हुआ, इनका रेजोल्यूशन और बेटर हुआ। इनके बाद जो टीवी आया वो आए एलईडी टीवी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, डायोड्स पे काम करना चालू किया। जब डायोड्स के ऊपर हम लोगों ने काम करना चालू किया तो हम लोग का क्या हुआ, रेजोल्यूशन फर्दर और बेटर हो गया, सोनी ब्राविया डायोड टीवी जिसके हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये फर्दर और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। दोस्तों इसके बाद जो अब आने लगे हैं टेलीविज़न, जो नया जनरेशन चल रहा है वो ओएलईडी टीवी का चल रहा है या एमोलेड टीवी का चला। ओएलईडी टीवी का मतलब ऑर्गेनिक एलईडी और एमोलेड का मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी। जो पहली टीवी है वो ऑर्गेनिक एलईडी है और जो दूसरी टीवी है वो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी टीवी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आईसीटी का पार्ट है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसके बाद जो टीवीज आने चालू हुए इस समय वो क्यू एलईडी टीवीज आने लगे। अब हम लोग दोबारा मटेरियल साइंस के बारे में आ गए कि देखिए ये जो टीवी है वो किस पे बनी हुई है, वो क्वांटम एलईडी है। क्वांटम आ गया, क्वांटम आने का मतलब ये हुआ कि अब ये टीवी जो है वो क्या है, नैनो मटेरियल के ऊपर काम कर रही है। तो अब ये टीवी अगर नैनो मटेरियल के ऊपर काम कर रही है तो ऐसा क्या है नैनो मटेरियल के अंदर कि हम लोग ये टीवी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या कर जाएंगे, टीवी के कैरेक्टरिस्टिक फिर से इम्प्रूव कर जाएंगे। तो देखिए नैनो मटेरियल्स जो होते हैं, एग्जाम्पल मुझको सिर्फ आपको नैनो मटेरियल्स पे लेकर के आना था। कहने का मतलब ये था कि अगर आप केवल बल्ब्स का या लाइट वाले चीज़ों का अगर आप देखेंगे इन्वेंशन जिस तरीके से हुआ है, तो लाइट वाली चीज़ों का जो इन्वेंशन हुआ कुछ इस तरीके से हुआ कि पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मेटल्स, मेटल्स के बाद हम लोग कहाँ गए, एलसीडी, एलसीडी के बाद हम लोग कहाँ गए, एलईडी, एलईडी के बाद हम लोग कहाँ गए, क्वांटम एलईडी। यानी कि अभी हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, नैनो मटेरियल्स पे। ठीक है दोस्तों, तो नैनो मटेरियल्स के ऊपर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नैनो मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी होती होगी। तो दोस्तों जब आएगा तो हम लोग देखेंगे सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो जो होता है ऑफ नैनो मटेरियल्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब अगर एक मटेरियल है, आप ये समझिएगा कुछ इस शेप का है, अगर ये मटेरियल हम लोग का इस शेप का है, ठीक है दोस्तों, और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये सरफेस है, इसका ये L है, ये B है और ये T है, तो जो इसका L इंटू बी डिवाइड बाई L इंटू बी इंटू T जो वैल्यू आती थी वो काफ़ी ह्यूज आ जाता था, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाती थी। तो इसका मतलब ये होता था कि जो सरफेस होता था मेरा, जो सरफेस होता था हमारा या होता है, इसकी एनर्जी सरफेस पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसकी सरफेस पे एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चाहें तो पॉल्यूशन कंट्रोल में भी निकाल सकते हैं, इसकी एनर्जी को अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग चाहें तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंथ में भी यूज़ कर सकते हैं मटेरियल के,
तो अलग अलग चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया है कि क्यों हम लोग डिस्प्ले के अंदर क्वांटम के ऊपर स्विच कर चुके हैं, क्योंकि इन टीवीज की कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नैनो मटेरियल्स अभी भी क्या है, इवॉल्विंग फेज के अंदर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी बेटर हो गई ना। ये तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो जब मैग्नेटिक मटेरियल्स आएंगे तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि उसमें अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि जब अलग अलग टाइप्स के मटेरियल होते हैं तो कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी बीच वाले मटेरियल मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ, जो आप सुने बस उसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक लिखते हैं। फेरी मैग्नेटिक के बारे में अभी नहीं परेशान होना है, बाद में हम लोग देखेंगे। इससे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग जो होंगे, आप लोग उन वो जानते होंगे, लेकिन अगर जो मैकेनिकल और सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि अभी हम लोग को केवल फेरोमैग्नेटिक देखना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। तो अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग मैग्नेटिज्म अगर शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि कुछ मटेरियल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और कुछ मटेरियल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा दोगे तो मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, वो रिपेल करने लगता है। और जब ससेप्टिबिलिटी टाइप की चीज़ आएगी तो मैं आपको ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, अभी आपको नहीं परेशान होना है। तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे मटेरियल होंगे जो कि हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। कुछ मटेरियल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्या करेंगे, बहुत ही स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही स्लाइटली अट्रैक्ट करेंगे। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे जाएंगे, उनके बीच की जो लाइंस जाएंगी मैग्नेटिक, अगर ये मटेरियल है, अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल था और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो जा रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अगर अट्रैक्शन हो जा रहा है तो क्या वो मैग्नेट बन जा रहा है, वही मैग्नेट जो हम लोग बचपन से देख रहे हैं। तो आज के बाद से अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो हम उसको मैग्नेट नहीं बोलेंगे, हम उसको फेरोमैग्नेट बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगे मैग्नेट्स, यानी कि क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ क्या होंगे, सॉफ्ट मैग्नेट्स होंगे, ठीक है दोस्तों। जो सॉफ्ट मैग्नेट्स होंगे उनको कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रांसफार्मर कोर्स वगैरह में यूज़ कर लेंगे। देखिए मटेरियल साइंस को हम लोग को हर पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, मैकेनिकल की फील्ड में भी यूज़ करना है, और कहाँ पे पढ़ना है हम लोग को, उसको हम लोग को साथ के साथ ही पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में भी हम लोग कंपोजिट पढ़ेंगे, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते रहेंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए अगर ये हार्ड मैग्नेट्स होंगे तो हार्ड मैग्नेट्स कहाँ पे यूज़ होंगे, आपके लाउड स्पीकर जो होता है, कभी आप लाउड स्पीकर खोलना, अपना रेडियो खोलना, अपना मोबाइल फ़ोन खोलना, आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन अगर मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करिए, ठीक है, चाहे आप लाउड स्पीकर्स देखिए, चाहे आप मान लीजिए, मैंने आपको लाउड स्पीकर का एग्जांपल बताया, मैंने आपको मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल बताया, इस तरीके जहाँ पे भी स्पीकिंग डिवाइसेस होते हैं, जो माइक्स होते हैं, ठीक है ना, जो माइक्स होते हैं, इन सब में क्या लगा होता है, इन सब में हार्ड मैग्नेट लगा होता है। तो ऐसा क्या होता है कि उसको हार्ड मैग्नेट बोलते हैं, और ऐसा क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉफ्ट मैग्नेट हो जाती है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। हम लोग को हिस्टेरिसिस के लॉस के बारे में पढ़ना होगा, तो हिस्टेरिसिस लॉस आएगा। हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब ये होता है कि देखिए कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं कि आपने एक बार उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और आपने उनको मैग्नेटाइज कर दिया, आपने एक बार उनको मैग्नेटाइज कर दिया, उसके बाद वो मैग्नेटिक बने ही रह जाएंगे जब तक कि आप कुछ रिवर्स वाला मैग्नेटिक फील्ड ना लगा करके आप उनका मैग्नेटिज्म ना हटाओ। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, कोबाल्ट को अगर एक बार, अगर ये कोबाल्ट का मटेरियल होता और अगर आप इसको कोबाल्ट को एक बार अगर आप लगा के छोड़ देते अगर अपने मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये मटेरियल जो होता अगर आप छोड़ देते, तो अगर आप इसको अट्रैक्शन वाला कर दिए हैं तो ये क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट कर लेगा। आप कहीं पर भी रखेंगे ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने इसको, अगर आपको इसका मैग्नेटिज्म हटाना है
कि ये क्या करे, इसको अट्रैक्ट ना करे, तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में आप क्या करोगे, फील्ड को लगाओगे। तो अगर सर, जेंटलमैन, लेडीज, अगर हम लोग इसको रिवर्स डायरेक्शन का फील्ड अगर लगाएंगे तो यानी कि क्या होगा, हमको उल्टी डायरेक्शन का रिवर्स फील्ड लगाने के बाद ये क्या करेगा, अब ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, अब ये कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में करना होगा तो रिवर्स डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। हम लोग मैग्नेटिज्म के बेसिस पे हम लोग को इन चीज़ों को करना है। उसके बाद दोस्तों जो होता है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को चेक करना है, वो दोस्तों हम लोग को चेक करना होगा सुपर कंडक्टिविटी का। ये कुछ मटेरियल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स वो होते हैं भाई और बहनों, जो कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल देखिए क्या होते हैं, सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि एक करंट, एक लिमिटेड करंट के लिए या एक लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होंगे, या तो वो फेरोमैग्नेटिक होंगे और उस एप्लीकेशन, आफ्टर सम एप्लीकेशन डायामैग्नेटिक होंगे फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे मान लो आपकी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को भी एमएफ लिख रहा हूं, तो अगर एमएफ की वैल्यू एक लिमिटेड वैल्यू, मान लो जो भी यूनिट्स अगर रहेगी, अभी यूनिट्स के बारे में हम लोग को नहीं देखना है, हेनरी है कि क्या है, तो एमएफ की वैल्यू अगर मान लो कि लिमिटेड 100 यूनिट से ज़्यादा है तो वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सपोज करो आप 100 से कम हो गया तो वो क्या बिहेव करने लगेगा, वो मटेरियल आपका डायामैग्नेटिक बिहेव करने लगेगा। कौन सा मटेरियल होगा, सुपर कंडक्टिव मटेरियल। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब समझ में आता है कि इस तरीके का मटेरियल हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कि क्या है, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो रही हो, और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे एक टाइम पे ये क्या करेगा, रिपेल करता है, और एक टाइम पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के क्या हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल दिखाई दिया। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बारे में हम लोग समझ लिए। अब आइए दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ और मटेरियल्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि बेसिक्स में ही क्या होता है। देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर की क्या है, हम लोग को थ्रू आउट द पूरा कोर्स हम लोग अलग अलग मटेरियल्स का देखते चलेंगे, अलग अलग मटेरियल्स के बारे में पढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि देखिए, एल्यूमिनियम के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एल्यूमिनियम और वाटर। एल्यूमिनियम और वाटर, देखिए एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में एल्यूमिनियम भी पढ़ते हैं। दोस्तों एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हैं। जैसे कि मैं अभी हीट कंडक्टिविटी के बारे में इसकी बात करता हूँ। ये क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन वाला मटेरियल है। एक्सेप्शन किस बेसिस पे, आप देखिए, अगर मैं के यानी कि हीट कंडक्टिविटी के बारे में बात करता हूँ, है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वैसे हीट कंडक्टिविटी होती है, या उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। आप इसको हीट कंडक्टिविटी पढ़िए या थर्मल कंडक्टिविटी, जो आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है बाकी सॉलिड्स का, जैसे आप टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो बाकी सारे मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल्स यानी कि मेटल्स की, बाकी सारे मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन एल्यूमिनियम हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसके टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाता है दोस्तों, जो रिएक्टिविटी होती है, जो थर्मल कंडक्टिविटी थी वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। एक्सेप्शन एक तो मिल गया हम लोग को। सेम चीज़ है वाटर का भी होता है। वाटर में क्या होता है, चलिए वाटर के बारे में भी थोड़ी देर के अंदर हम लोग बात करेंगे। एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पहली चीज़ तो हम लोग को क्या समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी का इफेक्ट क्या होता है। समझ में आया आपको कैसे एक्सेप्शन था, कि बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कि एल्यूमिनियम मटेरियल के अंदर क्या होता है। दूसरा मटेरियल देखिए क्या होता है, इसी का ही एल्यूमिनियम का ही है, ये सेकेंड पॉइंट है कि अगर अदर मटेरियल्स के अंदर मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली वीकर देन मेटल्स, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है कि एल्यूमिनियम जो होता है, अच्छा पहले देख लीजिए, इसके पहले एक और पॉइंट हम लोग, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्या होता है कि ऑल द ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स के बारे में भी नहीं देखते हैं, साइनाइड, जैसे मान लीजिए कि ऑक्साइड्स आ गया,
नाइट्राइड्स आ गया, ठीक है ना। पहले इन्हीं दोनों के बारे में देखते हैं। ऑल द ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स ऑफ मेटल्स आर सिरामिक्स। क्या होते हैं दोस्तों? वो सिरामिक होते हैं, सिरामिक। तो दोस्तों जो भी मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे, नाइट्राइड्स होंगे, ये क्या होते हैं? सिरामिक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मेटल ऑक्साइड्स का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मेटल के जो सिरामिक्स फॉर्म हुए हैं वो जनरली वीकर होते हैं देन मेटल्स। लेकिन दोस्तों एल्यूमिनियम अगर है तो एल्यूमिनियम का, अगर हम लोग एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करें तो Al2O3 बनाता है। ये क्या होता है? एल्यूमिना। ये एल्यूमिना जो होता है वो एल्यूमिनियम से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रेंथ में हाई होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दोस्तों वो 400 डिग्री के आसपास होगा, और एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दोस्तों वो 2800 डिग्री के पास होगा। ये क्या हो गया? ये तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब आइए स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको, जो लोग मैकेनिकल के नहीं हैं शायद उनको दिक्कत होगा कि यील्ड पॉइंट समझने में क्या है और अल्टीमेट पॉइंट समझने में क्या है, तो मैं आपको उस डायमेंशन की ओर ले ही नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। आप केवल स्ट्रेंथ की बात समझें कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि इंक्रीज होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि एल्यूमिना जो है, वो एल्यूमिना के बारे में हम लोग एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ मैं।